नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। शुरू करेंगे सबसे पहले वीएनएम हेडलाइन से। बिन मौसम बारिश के बाद अब गुजरात पर चक्रवात का खतरा। अरब सागर में बन रहा है चक्रवात बिपरजॉय। नर्मदा जिले के किसानों को करोड़ों का नुकसान। आंधी से केले और गन्ने की फसल बर्बाद। और एनआईआरएफ रैंकिंग में गुजरात का कमजोर प्रदर्शन। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी टॉप 100 से भी बाहर। लगातार मौसम की मार झेल रहे गुजरात पर अब चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अरब सागर में बिपरजॉय नामक चक्रवात तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक और देश में मॉनसून शुरू होने की घड़ियां गिनी जा रही है। मॉनसून अरब सागर तक पहुंच गया है, वहीं दूसरी ओर अरब सागर में चक्रवात का खतरा भी मंडरा रहा है। अरब सागर में आने वाले कुछ दिनों में चक्रवात बनने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात में बिपरजॉय नामक चक्रवात आने वाला है, जिसके चलते कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर में लो प्रेशर बन रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 दिनों में ये चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। चक्रवात का गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के कई जिलों पर भी असर देखने मिलेगा। दक्षिण अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन लो प्रेशर में परिवर्तित हो गया है। अब ये डिप्रेशन बनकर आगे बढ़ेगा। आने वाले दिनों में चक्रवात बनने के बाद ये किस दिशा में आगे बढ़ता है, उस पर मौसम विभाग की नजर है। अरब सागर में बनी हुई सिस्टम के चलते ही केरल में मॉनसून पर भी असर पड़ा है। गुजरात के किसान इस बार लगातार बिन मौसम बारिश की मार झेल रहे हैं। इसी बीच लगातार आ रहे आंधी तूफान के चलते नर्मदा जिले में किसानों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। गुजरात में रविवार को आई आंधी ने गुजरात के नर्मदा जिले में काफ़ी तबाही मचाई है। यहाँ नर्मदा जिला में तेज़ हवाओं के चलते केले और गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। नर्मदा जिला के नांदोद, गरुड़ेश्वर, तिलकवाड़ा तालुका में मौसम में बदलाव के चलते नर्मदा जिला के नांदोद, गरुड़ेश्वर, तिलकवाड़ा तालुका में भारी बारिश दर्ज की गई थी, जिसमें चक्रवात के चलते किसानों की तैयार फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचा है। किसानों ने छोटे बच्चों की तरह इस फसल को तैयार किया था, लेकिन तेज हवाओं ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खरेखर अमे तो खेडूत माणस नानो रोपो 30 एनो रोपो के 70 રૂપિયાના ભાવથી એક રોપો અમને મળેલો। છોકરાની જેમ અમે એમ કે આ બધી વસ્તુ ઉછારીને આટલા પાયા ઉપર અમે લઈ ગયા। કુદરતી જે આફત આવી ને એમાં જે કંઈક આ તકલીફ આવી એના માટે અમને કોઈ મંદુક નથી સાહેબ, પણ મંદુક અમને કहीं અગાડી કે આટલી બધી અમારી મહેનત કરેલી ને આવી પાણી ફરી વળે તો અમારે અગાડી જતાં બીજું કરવું હું। છોકરાઓ રાત દિવસ એવી મહેનત મજૂરી કરેલી કે જેને વાત જ નહીં પૂછવાની, અને આવું થાય એટલે અમને બહુ મંદુક છે સાહેબ। હાલમાં થયેલા કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાના કારણે નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને ખાસું એવું નુકસાન થયું છે। આપ તસવીરોમાં જોઈ શકો છો, નાંદોદ તાલુકામાં આપણે હાલ ઊભા છે। અહીંયા ખેડૂતોનો ઊભો પાક પડી ગયો છે અને ખેતરના જે કેળા છે, તૈયાર પાક છે, તે વાવાઝોડાના કારણે તમામ કેળા પડી ગયા છે, જેના કારણે ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે। ખાસ કરીને નર્મદા જિલ્લામાં જો સરકાર સર્વે કરે તો કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન ખેડૂતોને થયું છે, તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે। તો ખાસ કરીને આપણી સાથે ખેડૂત છે, એમની સાથે આપણે વાત કરીએ કે વાવાઝોડાના કારણે ખેડૂતોને શું અસર થઈ છે અને શું નુકસાન થયું છે। ખાસ કરીને જે કમોસમી વરસાદ પડ્યો, વાવાઝોડું આવ્યું, તેનાથી આપણે નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને કેવું નુકસાન થયું છે અને શું તકલીફ આવી છે? નર્મદા જિલ્લાના ખેડૂતોને ઘણું બધું નુકસાન થયું છે। આજના તારીખમાં વિડીયોમાં તમે પણ જોતા હશો કે નુકસાન કેટલું બધું છે। કેળો ચાલુ કેળ ને કટિંગનામાં આવેલી કેળ જો પહેલાંથી આવું થયું હોય તો વાંધો નહોતો, પણ કટિંગમાં આવેલી કેળનું નુકસાન થયું છે। લોકો કેટલા પાયમલ થઈ ગયા છે। કેળ ઉછેરવાની કેટલી ઘણી બધી મહેનત થાય, ખર્ચો થાય છે। સરકારશ્રીને અમારો આદેશ છે કે જરાક અમારી ખેડૂતોનું લાગણી રાખીને કંઈક સર્વે કરાવો અને સારું યોગ્ય વર્તન
વળતર આપો એવી અમારી અપીલ છે તમને. ખાસ કરીને કયા કયા ગામોમાં જે આ ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે? આ વિસ્તારમાં જે આપણે ઊભા છે એ ચિત્રાવાડી વિસ્તાર કહેવાય છે ને એની બાજુમાંથી જ કારીભાઈ વિસ્તાર લાગે છે. આ રસ્તો જે છે તે લાછરસ જાય છે. લાછરસ ગામમાં બી નુકસાન ઘણું બધું થયેલું છે, કરાઠામાં બી થયેલું છે, આ બાજુ આપણે શહેરાઓમાં પણ થયેલું છે ને આ બધા ઘણા બધા વિસ્તારોમાં નુકસાન થયેલું છે. નર્મદા જિલ્લામાં ટોટલી વધારેમાં વધારે નુકસાન હોય કેળનું તો નર્મદા જિલ્લામાં છે. ઝાડ પણ પાડી ગયા છે, લીમડાના ઝાડ પડી ગયા, વાવાઝોડાના કારણે એટલા બધા ઝાડ પડી ગયા છે. લોકોના ગામમાં પતરા બી ઉડી ગયા છે અને ઘણું બધું નુકસાન થયેલું છે. ને કેળને તો આ પવનથી ચક્કરવાત પવન આવવાથી કેળને ચકડાઈને કેળને પાડી નાખેલી છે. શું માંગણી છે ખાસ કરીને તમારી? બસ હવે સરકારશ્રીને આદેશ કરીએ છીએ, બધા ખેડૂતો ભલામણ કરીએ છીએ કે ભાઈ અમને આ કેળનું માટેનું સારું કંઈ વળતર આપો તો જેથી કરીને અમે એને સાફ કરીને પાછું કંઈ વાવેતર કરવાની અમે એ કરીએ. ટ્રેક્ટર બેક્ટર મરાવીને પાછું સાફ કરીને ખેતરા સાફ કરીને પાછું કંઈ કપાસ બપાસ કે ગમે તે તુવર છે કે ગમે તેના પાક વાવી શકાય એવી અમારી એ છે. કંઈ બિયારણમાં થોડી રાહત થાય. તો આ હતા ખેડૂત કે તેઓની માંગ છે કે સરકાર દ્વારા યોગ્ય જે આ વિસ્તાર છે નર્મદા જિલ્લાનો ત્યાં સર્વે કરવામાં આવે અને ખરેખર જે ખેડૂતોને નુકસાન થવા પામ્યું છે તેનું યોગ્ય વળતર આપવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. जुनैद खत्री, VNM टीवी સાથે नर्मदा। NIRF रैंकिंग में गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी टॉप 100 में भी अपना स्थान नहीं बना पाई है। गुजरात में बिगड़ती जा रही शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति जताई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया 2023 का ऐलान किया है। पिछले साल की तरह इस साल भी गुजरात की कोई यूनिवर्सिटी अच्छा रैंक हासिल नहीं कर सकी है। NIRF द्वारा ओवरऑल यूनिवर्सिटी, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट समेत की 11 कैटेगरी में रैंकिंग दिए हैं। पिछले साल वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी को इस रैंकिंग में 90वां स्थान मिला था, लेकिन इस बार टॉप 100 में भी MS यूनिवर्सिटी जगह नहीं बना पाई है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में गुजरात की यूनिवर्सिटी के कमजोर प्रदर्शन पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोशी ने भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया है। યુનિવર્સિટીના રેન્કિંગમાં સરકાર મોટા દાવા કરે, કરોડો રૂપિયાના શિક્ષણની વાતો કરે, દેશમાં સૌથી વધુ યુનિવર્સિટીઓ છે સ્થપાણી એનો દાવો કરે, પણ દેશમાં સૌથી વધુ યુનિવર્સિટી ધરાવતું હોય એવી ગુજરાત સરકારના દાવા સામે એ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગમાં ક્યાંય ન દેખાય। આ અહેવાલ જ દેખાય છે કે ગુજરાતમાં શિક્ષણનું સ્તર સતત કથળી રહ્યું છે, એની ગુણવત્તા ઉપર ગંભીર અસરો પડી રહી છે અને સરકાર માત્ર દાવા કરી રહી છે। જ્યાં લગી સવાલ છે ગુજરાતમાં મોટા દાવા કરતી ભાજપાની ભ્રષ્ટ સરકાર એક્સેલન્સના નામે મોટી વાત કરી, કોલેજોને એક્સેલન્સના દરજ્જા આપીને લાખો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ પોતાના મળતિયાઓને આપી, યુજીસીના માધ્યમથી કરોડો રૂપિયાની ગ્રાન્ટ મેળવનારી યુનિવર્સિટીઓને એક્સેલન્સના દરજ્જા આપ્યા। આજે આ રેન્કિંગના અહેવાલ જે આવ્યો એમાં એમનું ક્યાંય નામ દેખાતા નથી। રાજ્યની અંદર સૌથી વધુ એન્જિનિયરિંગ કોલેજો પણ એની પણ સ્થિતિ ખરાબ કથળેલી। NIT એટલે કે SVNIT અને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી આ બેઝ ટેકનિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટનો સમાવેશ થાય માટે આવેલો આ ભારત સરકારના અહેવાલ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આની રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી, ભાજપ સરકાર અને શિક્ષણ મંત્રી શ્રી પોતે સીધી જવાબદારી સ્વીકારે। 25 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી રાજ્યમાં સત્તા સ્થાને ભાજપા છે। આજે જે અવ્વલ નંબરની કોમર્સ કોલેજ છે એ પણ રેન્કિંગમાંથી બહાર જતી રહી, અવ્વલ નંબરની સાયન્સ કોલેજ હતી એ પણ રેન્કિંગમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગઈ, અવ્વલ નંબરની આર્ટ્સ કોલેજ હતી એ પણ રેન્કિંગમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગઈ। તો સરકાર કરોડો રૂપિયા દર વખતે જે બજેટમાં કરીને હોર્ડિંગો મારે છે એ સરકાર કઈ તરફ ગુજરાતને શિક્ષણની દિશામાં લઈ જવા માંગે છે એ મોટો પ્રશ્ન છે અને સરકારના દાવાની આ પોલ ખોલતો અહેવાલની જાહેર ચર્ચા કરવા માટે कांग्रेस पक्ष तरीके અમે માંગ કરી છે। गुजरात के वडोदरा शहर में मकान सील करने की समय मर्यादा बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए मांगने वाले सर्कल ऑफिसर ACB के हाथों रंगे हाथ धरे गए हैं। गुजरात के वडोदरा शहर के नर्मदा भुवन में सर्कल ऑफिसर के रूप में केतन शाह कार्यरत है। केतन शाह ने वडोदरा के खोडिया नगर में रहने वाली किरण सेजवाणी से मकान सील करने की समय मर्यादा बढ़ाने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस मामले की शिकायत ACB में किए जाने पर ट्रैप बिछाकर केतन शाह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरा नाम करण मनोहरलाल सेजवानी है।
मैं बड़ौदा में रहता हूँ, अर्थ आइकॉन में। एक्चुअली में मेरा घर सील होने वाला है, तो ये मैडम से मैं रिक्वेस्ट करने आया कि सील मत करो, कृतिका वसावा भाई सील मत करो, हाथ जोड़ता हूँ, पैर भरता हूँ, मेरे को महीने 1.5 महीने का टाइम दो, मेरा बैंक के साथ सेटलमेंट की बात चल रही है और बैंक के लेटर वेटर सब मैडम को दिखाए। तो मैडम नहीं मान रही थी। फिर बोले, मैंने बोला जो सेवा में बोला वो कर सकता हूँ, तो उन्होंने 25,000 की डिमांड की। तो मैंने बोला 25,000 तो नहीं है, 10,000 दूंगा। तो 10,000 में नहीं माने, तो 15,000 रुपये मैंने बोला 15,000 में गरीब हूँ ऐसा वैसा, तो 15,000 में मैडम मान गए। उन्होंने बाजू वाले कैबिन में भेजा जहाँ पर आरोपी पकड़ा है केतन शाह, उसके यहाँ गया तो उसने बोला लाओ पैसे। तो मैंने अभी तो कल की बात है ये, इतने तो पैसे नहीं है मेरे पास, मैं मैनेज करके कल लेके आऊँगा पैसे। तो बोले ठीक है कल आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज पैसे इकट्ठे करके केतन शाह को दिए, उसको रंगे हाथ पकड़ लिया पुलिस ने। कहाँ पर आपका घर है? और मैं रहता बड़ौदा में हूँ, खोरिया नगर 4 रास्ता, अर्थ आइकॉन। क्यों सील हुआ था, क्या हुआ था? मेरा मकान सील हो रहा था। एक्चुअली मैं लॉकडाउन की वजह से मैं हफ्ते भर नहीं पा रहा था। अभी बैंक में मेरा सेटलमेंट की बात चल रही है, तो सील का ऑर्डर निकला, तो रिक्वेस्ट करने आया भाई 1-1.5 महीने का टाइम दो, सील को रोक दो। बैंक के द्वारा? हाँ। कौन सी बैंक? SBI रसूलाबाद टोटली फ्रॉड है। उसका मैनेजर के टोटली फ्रॉड है रसूलाबाद बैंक। कहाँ पर आई? ये वाघोडिया रोड। मैटर में ये था, मेरे जो क्लाइंट है करण, इन्होंने बैंक में से लोन लिया था 16.5 लाख का, रसूलाबाद वाघोडिया में आती है SBI की। तो इन्होंने हफ्ते पूरे लॉकडाउन की वजह से पे नहीं किए थे, जिसकी वजह से बैंक वालों ने कलेक्टर में केस किया था। कलेक्टर में केस चल गया, उसके बाद ऑर्डर हुआ, तो ऑर्डर मामलतदार कृतिकाबेन वसावा को मिला था। भाई उनको आगे की कार्यवाही जो भी है, कलेक्टर ने ऐसा हुक्म किया था, भाई वो ही सब कार्यवाही करेंगे। तो उन्होंने नोटिस इशू किया इनकी प्रॉपर्टी को, मकान को सील करने का। तो उसके सिलसिले में ये गए थे मिलने कृतिकाबेन वसावा मामलतदार। तो मैडम को बोला, भाई मैडम मुझे मुद्दत रिपोर्ट ही लेके गए थे, बोला मैडम मेरी बैंक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की बात चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लिमिट मिल जाए तो मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा, सेटलमेंट जो भी है उतना मैं कर दूंगा। बट मैडम ने बोला नहीं, मेरे पास कलेक्टर का हुक्म है, इसके ऊपर मैं जाऊंगी नहीं। फिर इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, हाथ पैर जोड़े, तो मैडम माने। तो मैडम ने बोला मुझे व्यवहार देना पड़ेगा आपको। तो मैडम कृतिकाबेन ने व्यवहार के तौर पे 25,000 की मांग रही थी इनसे, बट इन्होंने बोला मैं बहुत गरीब हूँ, 25,000 तो तात्कालिक एक दिन में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 8 तारीख को इनका सील होने वाला है, कल 5 तारीख थी, ये लोग मिलने गए थे, तो पॉसिबल नहीं है उन्होंने बोला। तो छेले में ना बोल के 15,000 पे आई, 15,000 के लिए वो एग्री हुई। उसके बाद 15,000 भी उन्होंने ऐसा बोला कृतिका वसावा ने, भाई 15,000 मुझे नहीं देना है, मेरे बाजू वाली केबिन में केतन शाह करके वहीवटदार है, उनको कैश में देना है, आप अभी उनसे मिल लो, वो आपको समझा देंगे कैश पेमेंट कैसे देना है। तो किरण वहाँ पे मिलने गए उनसे, तो उन्होंने केतन शाह ने ऐसा बताया 4 बजे के अंदर मुझे आज पेमेंट कर देना तुम, तो तुम्हारा मकान का सील नहीं होगा, तुमको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये सारी बात मेरे क्लाइंट ने आके मुझे की, और उन्होंने बताया ACB की ऑफिस 7वें माले पे है, मैं जा ही रहा था, बट मुझे सेम बिल्डिंग है, तो इसकी वजह से मुझे डाउट गया, अभी सेम बिल्डिंग में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो अभी आगे मैडम क्या करना है। तो मैंने बोला अपने वही कचहरी जाते हैं ACB अहमदाबाद। तो हम लोग कल वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से मकरानी साहब का कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बेसांगिया साहब का कांटेक्ट करवाया यहाँ पे। तो बेसांगिया साहब के साथ बात हुई, तो उन्होंने भरूच में PI वसावा है, उनके साथ कांटेक्ट करवाया, और सुबह से वो आए थे इधर, और पूरा जो भी अरेंजमेंट था उन्होंने किया ऐसा ACB का। और चले आज 15,000 की जो बात हुई थी, प्रॉमिस जो 15,000 का किया था, वो देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गए केतन शाह। बट इसमें केतन शाह तो अलग से ही रोल प्ले करते हैं, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि कलेक्टर ने तो मामलतदार को ही हुक्म किया है। तो उसमें मेन जो वहीवटदार पैसे की जो मांगनी करता है वो तो मैडम ही होती है, कृतिका वसावा। बट उनको तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, ऐसा बोल के उनको तो छोड़ दिया है। और केतन शाह ने जो पैसे लिए हैं, बट उनके बेस पर ही लिए हैं, वरना केतन शाह को तो कोई, कृतिका वसावा मामलतदार, क्योंकि ऑर्डर मामलतदार को करना है, आगे की कार्यवाही पूरी मामलतदार के हाथ में है। तो केतन शाह तो बीच के आदमी हुए ना, उनको तो कोई प्रोसेस अथॉरिटी नहीं है सील करने की। केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इन 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल वडोदरा आए। भाजपा के अग्रणी नेता और महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा और टेक्सटाइल मंत्री चंद्रकांत पाटिल आज वडोदरा दौरे पर है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक खास पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें सांसद रंजन बहन भट्ट, वडोदरा भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। इस दौरान चंद्रकांत पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी और
मोदी सरकार के केंद्र में पूरे किए गए 9 साल की उपलब्धियों को बयान किया। एक बात इंडियन डेमोक्रेसी में है कि 5 साल में आप कितना भी अच्छा सरकार चलाओ, 5 साल के बाद लोगों के मन में कुछ ना कुछ कंप्लेंट निर्माण होती है कि आपने भाई ये नहीं किया, हाँ ये किया अच्छा है लेकिन ये नहीं किया, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन वो नहीं हुआ। तो ये एंटी इनकम्पेंसी के कारण फिर गवर्नमेंट कंटिन्यू नहीं होती या सीटें कम होती है। लेकिन 5 साल में मोदी जी ने लोगों के मन में अपने कामों के कारण विश्वास ऐसा निर्माण किया, जिस विश्वास के कारण सरकार भी रिपीट हुई और सीटें भी बढ़ी, 282 की 303 बनी। तो मुझे लगता है कि योजना बताना, आंकड़े बताना ये आवश्यक है ही नहीं, जो एक आखिरी में 2-3 सेंटेंस में बताता हूँ। लेकिन विश्वास निचले आदमी तक ये निर्माण हुआ कि ये आदमी अब देश का परिवर्तन करेगा, हमारे जीवन में सुख लाएगा, सुरक्षा लाएगा सबसे महत्व की बात, और अपने देश को दुनिया में बड़े ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा। ये विश्वास के कारण ही गवर्नमेंट रिपीट भी हुई अगेन फ्रॉम 1989 फॉर द फर्स्ट टाइम 2014 अपने बलबूते पर बने, किसी को साथ में लेना नहीं पड़ा, जो आए वो एनडीए में थे। और 2019 में ये सरकार रिपीट भी हुई और सीटें भी बढ़ी, ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी मोदी जी की विशेषता यह रही 9 साल में, उन्होंने हर सामान्य व्यक्ति को, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहने वाला, आदिवासी इलाके में रहने वाला हर सामान्य व्यक्ति को देश के बड़े विषयों में पार्टिसिपेट किया। स्वच्छता ये इसका बड़ा उदाहरण है। बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि ये करो वो करो, फिर वो नारों तक ही विषय रहता है, फिर लोक प्रतिनिधियों के तक विषय रहता है। मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का अभियान बनाया। इस देश में 2014 तक स्वच्छता ये किसी के प्रायोरिटी का विषय नहीं था। कोविड में उन्होंने देश की 137 करोड़, अभी फिगर और आनी है जो 141 करोड़ से आगे हुई, 137 करोड़ जनता को लॉकडाउन के लिए तैयार किया। इट वॉज नॉट सो पॉसिबल टास्क, उन्होंने तैयार किया, सबको ये कन्विंस किया कि अपने को ये करना पड़ेगा। कोई ने विरोध नहीं किया, कोई ने धरने नहीं किए, कोई ने प्रदर्शन नहीं किया, लोगों ने मोदी जी का सुना। ये मोदी जी की विशेषता है कि मोदी जी ने अपने बारे में लोगों के मन में विश्वास निर्माण किया कि भाई ये बोलते हैं तो करना है। उसमें पक्ष विक्ष सारे बाजू में रह गए, सारों ने माना, सारों ने लॉकडाउन किया, हम बच गए। इतने बड़े देश में यदि कोविड की सूचनाओं का अमल हम नहीं करते तो देश की क्या स्थिति होती हम जानते हैं। इस देश के सर्वसामान्य व्यक्ति को डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने हैबिचुअल किया, पॉसिबल ही नहीं था। आज किसी छोटे गांव में फ्रूट बेचने वाले, फल बेचने वाली महिला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगी। उसको ध्यान में आता है कि वो बता दे कि भाई क्यों पैसा किसी में लेकर घूमते हो। इसके लिए आवश्यक थे हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट, वो नहीं थे। ये ध्यान में आया जब नए 48 करोड़, अब मैं फिगर शुरू करता हूँ, 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुल गए, उनके बैंक में अकाउंट नहीं थे। जब बैंक में अकाउंट ही नहीं है तो बैंक में सब्सिडी ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? जब बैंक में अकाउंट नहीं है तो व्यापारी बैंक के माध्यम से ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे? 48 करोड़ 27 लाख ये अब तक जनधन के खाते खुले। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो। 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो। 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत। वडोदरा में एडवांस प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों के लिए रिबेट योजना कॉरपोरेशन ने लागू की थी, जिसकी मियाद खत्म हो गई है, लेकिन कॉरपोरेशन ने 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया है। જે નાગરિકો પોતાનો મિલકત વેરો સમયસર ભરે છે તેઓને પ્રોત્સાહન આપવાના ભાગરૂપે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દર વર્ષે વળતર યોજના જાહેર કરે છે. તેવી જ રીતે વર્ષ 23-24 માટે પણ વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ મિલકત વેરામાં રિબેટ યોજના જાહેર કરેલ છે, જે અંતર્ગત અગાઉ તારીખ 5-6 મે 2023થી 5-6-23 દરમિયાનના 1 માસના સમયગાળા દરમિયાન જે લોકો આગોતરો વેરો ચૂકવે તેઓને જો રહેઠાણની મિલકત હોય તો 10% વળતર અને કોમર્શિયલ મિલકત હોય તો 5% વળતર આપવાનું ઠરાવેલ. જો તેઓ ઓનલાઈન પણ ચૂકવણી કરે તો વધુ 1% વળતર આપવાનું ઠરાવવામાં આવેલ. આ યોજનાને 1 મહિનાનો સમયગાળો વીતી ગયા બાદ ફરીથી આ યોજના વધુ 1 માસ માટે લંબાવેલ છે. એટલે નાગરિકો આ યોજનાનો લાભ આગામી 5 જુલાઈ 2023 સુધી મેળવી શકશે. મારે સૌ નાગરિકોને અપીલ છે કે આ યોજનાનો લાભ મેળવે અને ઝડપથી પોતાનો વેરો આ સમયગાળામાં ભરી અને 10% અને 5% જે રાહત છે એનો લાભ મેળવે. गुजरात में छात्रों को एडमिशन लेने के लिए ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत होती है और ऐसे में गुजरात बोर्ड द्वारा छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट मुहैया करा दी गई है। गुजरात बोर्ड द्वारा कुछ महीनों पहले ली गई 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणामों का ऐलान कर दिया गया है और अब बोर्ड द्वारा ओरिजिनल मार्कशीट भी स्कूलों को उपलब्ध करा दी गई है। छात्रों को एडमिशन लेने के लिए ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत होती है और ऐसे में गुजरात शिक्षा बोर्ड द्वारा सभी स्कूलों में छात्रों की ओरिजिनल मार्कशीट पहुंचा दी गई है, जिसका वितरण आज से शुरू कर दिया गया है। वडोदरा के ब्राइट स्कूल में आज छात्र अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लेने पहुंचे। 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट स्कूलों को मुहैया करा दी गई है। ऐसे में स्कूलों ने इन मार्कशीट का वितरण शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने पहले ऑनलाइन डिक्लेयर किया, तो उस टाइम ऑनलाइन आया तो स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था वो तो तब देख लिया था। फिर अभी गवर्नमेंट ने हार्ड कॉपी दी है और आज हम हार्ड कॉपी दे रहे हैं, लेकिन आज जो उस दिन वाला जो उत्साह वो दिख रहा था वो आज नहीं दिख रहा है। आज तो लेके जा रहे हैं सब बच्चे हार्ड कॉपी लेने। 60-70% आएंगे, बाकी को फ़ोन करके हमें बुलाना पड़ेगा और फिर और सर्टिफिकेट नहीं आए हैं साथ में, तो सर्टिफिकेट के लिए फिर से बुलाना पड़ेगा।
गुजरात के वडोदरा कॉरपोरेशन के सॉलिड वेस्ट विभाग में पिछले कई दिनों से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन काफी चर्चा में है, लेकिन इसी बीच एडिशनल सिटी इंजीनियर ने म्युनिसिपल कमिश्नर को सब सलामत का रिपोर्ट सौंप दिया है। वडोदरा शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने का घोटाला पिछले कई दिनों से चर्चा में है। डोर टू डोर कचरा उठाने वाले कर्मचारी टेक्नोलॉजी के बावजूद अपने काम में गड़बड़ी कर रहे हैं। इस पर सवाल उठने के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था, लेकिन एडिशनल सिटी इंजीनियर ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को सब कुछ ठीक चल रहा होने का रिपोर्ट देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। જે તે સમયે જે પ્રકારે એક કચરા કલેક્શનની શરૂઆત ઘણા વર્ષો પહેલાં થયેલી છે, એ કલેક્શનના સાથે સાથે કામગીરી પણ ચોક્કસ રીતે થઈ રહી છે અને ક્યાંક કેટલીક વાતો આવી હતી, એમાં વિભાગના માધ્યમથી એના ઉપર ચકાસણી જે પણ થઈ છે એના ઉપર જે વાત છે આપણા માધ્યમથી લોકો સુધી પહોંચવાની જ છે, પરંતુ જે પ્રકારે કામગીરી કચરા માટે સ્વચ્છતા માટે શહેરીજનો ઈચ્છે છે એ ચોક્કસ ટાઈમસર થઈ રહી છે અને ક્યાંક જે પ્રકારે ઓર્ગેનિક સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા જે કચરો છે એમાં 350થી 400 જેટલી સોસાયટીએ પોતાનો સેગ્રીગેશન કચરો સેગ્રીગેશન ઓફ વેસ્ટ ફ્રોમ હોમની સિસ્ટમને જોડીને જે કોર્પોરેશનને કચરો અપાતો તે ખૂબ ઓછો કર્યો છે। આવનાર સમયમાં આ પ્રકારની મુહિમને અમે વેગ આપવાના છે। કદાચ જે પણ પોલિસી નક્કી થાય એમાં ટેક્સ રિબેટ પણ વિચારીશું। તો આ પ્રકારની સિસ્ટમમાં લોકોને જે સુવિધા પ્રાપ્ત થઈ છે ચોક્કસ આનો લાભ થશે। सलाह देना और हिदायतें देना तो बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है तो उसका अमलीकरण। कुछ ऐसा ही गुजरात के नर्मदा जिले में देखा गया, जहां प्लास्टिक से दूर रहने की अपील की जा रही थी, लेकिन खुद सरकारी कार्यक्रम में ही प्लास्टिक की बोतलों का सरेआम इस्तेमाल किया गया। कल देश भर में उत्साह के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण की बड़ी बड़ी बातें की गई और हर किसी को पर्यावरण बचाने की अपील की गई। इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस प्लास्टिक प्रदूषण के निवारण की थीम पर आधारित रहा और सभी से प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल की अपील की गई। लेकिन गुजरात में नर्मदा जिले में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के समारोह में ही प्लास्टिक की बोतलों में पानी परोसा गया, जिस पर सवाल उठना लाजमी रहा। इस मामले भारतीय जनता पार्टी के भरूच के सांसद मनसुख वसावा से पूछे जाने पर उन्होंने इस मामले प्रशासन के ध्यानाकर्षण की बात कही है। घणी जगह होय छे, पण हवे शुं छे धीरे 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 अमे ज्यां ज्यां ध्यान अमारा पर आवशे अमे ध्यान दोरीशुं अने बने त्यां सुधी प्लास्टिकनो ओछामां ओछो उपयोग थाय एवो अमारा सतत प्रयत्नो रहेशे। गुजरात के वडोदरा शहर में राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज जब से बनाया गया है तब से किसी न किसी विवाद में है। इस ब्रिज की एक सपोर्ट वॉल धराशायी होने पर भी अब काफी सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा महानगर पालिका में संकलन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा के साथ साथ डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर, वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, विधायक योगेश पटेल समेत के विधायकों, नगर सेवकों और विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों की उपस्थिति रही। इस संकलन बैठक में वडोदरा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श कर आने वाले मॉनसून को ध्यान में रखकर जल्द से जल्द प्री मॉनसून कार्यवाही को अंजाम दिए जाने पर जोर दिया गया। बरोड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनની માન્ય સાંસદશ્રી અને માન્ય ધારાસભ્યશ્રી સાથેની સંકલનની બેઠક હતી, જેમાં ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ, જેમાં ખાસ કરીને પ્રી મોન્સૂન પ્લાનિંગ, ત્યારબાદ દબાણ દૂર કરવાની, ટીપી રોડના રસ્તા ખોલવાની, પાણીના અમુક કોન્ટામિનેશનના ઇસ્યુઝ, રોડ પરના ટેમ્પરરી દબાણો, એ બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ। रविवार को गुजरात के वडोदरा में आई तेज आंधी के चलते जगह जगह पेड़ तो धराशायी हो ही गए थे। कुछ महीनों पहले ही बनाए गए अटल ब्रिज की वॉल भी तेज हवाओं में ध्वस्त हो गई थी। सड़क पर ही गिर पड़ी इस वॉल को लेकर अटल ब्रिज के निर्माण में कम गुणवत्ता वाला मटेरियल इस्तेमाल हुआ होने के आरोप लग रहे हैं, जिसकी चर्चा वडोदरा महानगर पालिका में आयोजित संकलन बैठक में भी देखने मिली। मांजलपुर के विधायक योगेश पटेल ने इस मामले वडोदरा महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर को आड़े हाथों लिया और अधिकारियों की उपस्थिति में ही दिलीप राणा को कॉन्ट्रैक्टर को बचाने की कोशिश करने पर कड़े शब्दों में उनकी आलोचना की।
ખાસ કરીને અટલ બ્રિજની જે વાત છે, વારંવાર ન્યૂઝપેપરમાં કે મીડિયામાં, લોકલ મીડિયા, ગુજરાતની મીડિયામાં આ પ્રશ્ન આજે બી આ બધી ચેનલોમાં આ પ્રશ્ન ઊભો થયો. તો મારું કમિશનરને ખાસ સૂચન એ હતું કે અત્યારે એની જે બી ડિપોઝિટ હોય કે જે બી બિલ બાકી હોય, મહેરબાની કરીને તમે એને ચૂકવશો નહીં. હજુ સમય જુઓ, વરસાદની સિઝનમાં પણ આની શું દશા થાય છે, આ બધું જોયા પછી જ પેમેન્ટ કરજો. તો એક પ્રશ્ન બહુ મોટો ઊભો થશે. કારણ કે ગુજરાતમાં જે બ્રિજો પર જે કંઈ માથાજીકો થઈ છે એના માટે સરકાર ચિંતિત છે, સરકાર તપાસ કરી રહી છે. એટલે અત્યારે એનું પેમેન્ટ ના થાય એ માટે વાત કરી પ્રશ્ન નથી. મારો પ્રશ્ન એટલો જ છે કે અત્યારે એને કોઈ પેમેન્ટ થાય નહીં અને એની ઉપર પૂરેપૂરી તપાસ થાય. બ્રિજને ચોમાસામાં શું મુસીબતો ઊભી થાય છે આ બધું તો જોવું જ પડે. અટલ બ્રિજ બાબતે અમારે કહેવાનું છે કે ગઈકાલે એની જે બાજુની જે વોલ કોલાપ્સ થઈ અને અગાઉ પણ એવું ધ્યાને આવ્યું હતું કે એમાં તિરાડ પડી છે. સૌથી પ્રથમ તો એને અને બ્રિજને પહેલાં પણ અમે કહી ચૂક્યા છીએ, એને અને બ્રિજને સ્ટ્રક્ચરલ સ્ટેબિલિટી સાથે કોઈ પ્રશ્ન અથવા કોઈ સંબંધ નથી. એટલે એના રહેવા ન રહેવાથી બ્રિજની સેફ્ટીને કોઈ પ્રશ્ન પહોંચતો નથી અથવા બ્રિજને કોઈ નુકસાન પહોંચતું નથી. જોડે જોડે વાત આવી કે એના પૈસા વસૂલો અથવા એવી બધી રજૂઆતો થઈ, પરંતુ એ ટેન્ડરનો પાર્ટ જ નથી. એ તો ફક્ત ને ફક્ત ગંદકી દૂર કરવા અથવા વધારે સુશોભિત લાગે બ્રિજ એના માટેની એક વોલ હતી અને એને એક બાજુથી આપ જોઈ શકો છો ગઈકાલથી અમે દૂર ઓલરેડી કરી નાખી છે, પણ એની સ્ટેબિલિટીને કોઈ અસર નથી. એટલે એમાં રિકવરીનો પણ પ્રશ્ન છે. गुजरात का किसान इन दिनों लगातार कुदरत की मार झेल रहा है. पिछले दिनों आए आंधी और चक्रवात से शिनौर जिले में केले की 70% जितनी फसल बर्बाद हो गई है. गुजरात के वडोदरा जिला के शिनौर तालुका के नर्मदा नदी के पट पर केले की फसल ली जाती है, लेकिन रविवार को आई आंधी और तेज हवाओं के चलते 40 और 50 किलोमीटर की तेज रफ्तार से हवाएं चली, जिससे केले की फसल बर्बाद हो गई है. शिनौर तालुका के बरकाल, झांझड़, मुलेथा, अंबाली, कंजेठा, तामापुरा, सुराशामण, शिनौर समेत नर्मदा नदी के किनारे पर जिन गांवों में केले की फसल ली जाती है वहां किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है. बरकाल गांव में करीब 900 बीघा जमीन में ली गई केले की फसल बर्बाद हो गई है. किसानों को 70% का नुकसान उठाना पड़ सकता है. तेज हवाओं में केले के पेड़ आधे से टूट गए हैं या पूरे के पूरे धराशायी हो गए हैं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. इन किसानों को अब सरकारी सहायता की आस है. बिहार में गंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक रविवार को गिर पड़ा था और जो कंपनी ये ब्रिज बना रही थी वही कंपनी गुजरात में भी ब्रिज बना रही है. बिहार में 2 साल में 2 बार निर्माणाधीन भागलपुर ब्रिज धराशायी हुआ है. निर्माणाधीन ब्रिज पत्तों के महल के माफिक भर-भराकर रविवार को गिर पड़ा था. यह ब्रिज एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रही थी. ब्रिज बनने से पहले ही 2 बार धराशायी होने पर कंपनी सवालों के घेरे में आ गई है. गौरतलब है कि यही कंपनी गुजरात के द्वारका में सिग्नेचर ब्रिज बना रही है. ऐसे में गुजरात कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मामले पर सवाल उठाए हैं. બિહારમાં જે રીતે ભાગલપુર બ્રિજ ધરાશાયી થયો અને આપણે સૌએ દ્રશ્યો જોયા, એ જે હરિયાણાની એસપી સિંગલા કન્સ્ટ્રક્શન કંપની છે જે આ બ્રિજનું કામગીરી કરી રહી હતી, સમાચાર માધ્યમોનું માનીએ તો ગુજરાતમાં પણ જે દ્વારકામાં ઓખા અને બેટ દ્વારકામાં જે સિગ્નેચર બ્રિજ છે એ પણ આ કંપની કરી રહી છે. સવાલ એ થાય છે કે જ્યારે જ્યારે આવી ઘટનાઓ ઘટે છે અને કેટલાય જીવ જોખમમાં મુકાય છે ત્યારે સરકારોએ આની ગંભીરતાથી નોંધ લેવી જોઈએ. આની તપાસ, એની કામગીરીની તપાસ પણ થવી જોઈએ. માની લો એક બિહારમાં આવી ઘટના બની છે તો માની લો કે ગુજરાતમાં પણ
એવું કહેવાય છે કે 2 બ્રિજ બને છે આ કંપની દ્વારા. તો એના મટીરિયલ ચેક કરવું જોઈએ, ક્યાંય ભ્રષ્ટાચાર થયું છે કે નહીં એ ચેક કરવું જોઈએ, અને આગામી સમયમાં આપણે ગુજરાતમાં આવું ક્યાંય ન બને એ ગુજરાત સરકારે પણ અને કેન્દ્ર સરકારે પણ ચેક કરવું જોઈએ. સાથે સાથે આ જ કંપની દ્વારા હિન્દુસ્તાનના જેટલા પણ રાજ્યોમાં આવા બ્રિજની કામગીરી ચાલી રહી હોય એની તપાસ તલસ્પર્શી થવી જોઈએ. જો આવું નહીં કરીએ તો ફરીથી આપણે આવી દુર્ઘટનાઓનો ભોગ બનીશું, જીવ જશે અને 2 દિવસ ટ્વીટ કરીને શાંત પડી જશે. એટલે મારી માંગ છે કે જો આમાં તથ્યો હોય તો આ કંપનીઓ જે બ્રિજ બનાવી રહી છે એની તલસ્પર્શી તપાસ કરવામાં આવે. એમના જે અત્યાર સુધીની જે કામગીરીના રેકોર્ડ છે એના આધારે એમના જેટલા પણ કોન્ટ્રાક્ટરો અથવા તો કર્મચારીઓ હોય એમને એકવાર બોલાવી એમની કામગીરીનું વિવરણ લઈ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન વ્યવસ્થિત કરી અને પછી આગળ વધવું જોઈએ. આજ ગુજરાતની જ વાત કરીએ તો ગુજરાતના ઓખા અને બેટ દ્વારકાની વચ્ચે જે બ્રિજ બની રહ્યો છે, જે સિગ્નેચર બ્રિજ, એનું બાંધકામ જે કંપનીને આપવામાં આવ્યું છે હરિયાણાની SP સિંગલા કંપનીને, એ સિંગલા કંપનીના કોન્ટ્રાક્ટરો બિહારમાં ભાગલપુર પાસે જે બ્રિજ બની રહ્યો છે એ છેલ્લા 8 વર્ષથી બનાવી નથી રહ્યા. આ એ જ કંપની છે જેના રાજમાં ભાગલપુર બ્રિજ પડી ગયો છે અને તે લોકોએ કરોડો રૂપિયાનો ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે. મારે મોદી સાહેબને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોને સીધો સવાલ છે કે આપ ગુજરાતમાં આવા કોન્ટ્રાક્ટરોને કમિશન લઈને જે બાંધકામ કરવા માટે અને જે બ્રિજ બનાવવા માટે આપો છો, આ લોકો ગુજરાતીઓના જિંદગી સાથે ખિલવાડ કરી શકે છે. તાત્કાલિક અસરથી આવી જે પણ લેભાગુ કંપનીઓ છે જેને અન્ય જગ્યાએ બ્રિજ બનાવીને જે બ્રિજને ડેમેજ થયું હોય, નુકસાન થયું હોય, એવી કંપનીઓને મહેરબાની કરીને ગુજરાતમાં કોઈપણ પ્રકારના બ્રિજ બનાવવાની કામગીરી ના સોંપવી જોઈએ. આ બહુ તપાસનો વિષય છે. આ બાબતે તપાસ થવી જોઈએ અને આવા જે કોઈ પણ ગુજરાત બહારની કંપનીઓ છે તેને તાત્કાલિક અસરથી બ્લેકલિસ્ટ કરીને ગુજરાતમાં તેમને આપેલા જે પણ કોન્ટ્રાક્ટો છે એ તાત્કાલિક असरથી रद्द करवा જોઈએ એવી અમારી માંગણી અને લાગણી છે. कोरोना काल में गुजरात की सूरत सिविल हॉस्पिटल में रोबोट आशीर्वाद समान साबित हुआ था, लेकिन अब जैसे ही कोरोना महामारी खत्म हुई है, इस रोबोट को धूल खाता कर दिया गया है. सूरत सिविल हॉस्पिटल में कोरोना काल के दौरान कोरोना के मरीजों को दवाई देने से लेकर कई कार्यवाही के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा था. ये रोबोट सिविल अस्पताल को डोनेशन में मिला था. अब कोरोना महामारी नहीं है, ऐसे में पिछले कई महीनों से कोरोना काल में इस्तेमाल में लिए जाने वाले कई साधन धूल खा रहे हैं. पहले ही सूरत सिविल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर धूल खा रहे होने की घटना सामने आई थी और अब कोरोना वॉरियर नाम से उस वक्त काफ़ी प्रसिद्ध हुआ रोबोट भी धूल खा रहा है. इस मामले सिविल अस्पताल के आरएमओ केतन नायक से पूछने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल रोबोट की ज़रूरत नहीं होने की वजह से उसे स्टोर कर दिया गया है. न सिर्फ रोबोट, फायर के कई संसाधन भी सिविल अस्पताल में धूल खा रहे हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है. एक रोबोट मशीन कोरोना काळમાં ખૂબ જ ઉપયોગી હતું, અમને આપવામાં આવેલું હતું. હાલ અત્યારે એ પ્રસ્તુત નથી કારણ કે એ પ્રકારની કોઈ સિચ્યુએશન નથી, પણ ભવિષ્યમાં એવી કોઈ જરૂરિયાત ઊભી થાય એના માટે આપણે રાખેલું છે અને સમયાંતરે એની સફાઈ કરવામાં આવે છે અને એ સ્ટોરમાં અત્યારે તો સ્ટોર રૂમમાં અલાયદું મૂકેલું છે. સર, ફાયર વિભાગના મશીનો પણ મૂકવામાં આવ્યા છે. ફાયરના જે મશીનો છે જે હાલમાં PIU દ્વારા ફાળવવામાં આવે છે, વોટર મિસ્ટ મશીન કહેવાય છે અને ફાયરના NOC માટે એની ખૂબ જ ઉપયોગીતા હતી અને દર 6 તારીખે આપણે એનું એ કરીએ છીએ ત્યારે પણ એમને ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. હાલમાં એ મશીનો જે 2 બિલ્ડિંગમાં જે વોર્ડો વિભાજિત થવાના છે એટલે થોડા અહીંયા મૂકીશું, થોડા ત્યાં મૂકીશું, એ રીતે ચાલે છે. દર મહિને એને પેલું સફાઈ તો કરવામાં આવે છે સમયાંતરે. પહેલાં વેન્ટિલેટર પણ ધૂળ ખાતા મળેલા હતા, તેને કોઈ કાપડથી કે એ રીતે ઢાંકીને એમને રાખવામાં આવ્યું. ના, આ મશીનો તો હવે જે તે વોર્ડમાં વાપરવાના છે એટલે ટ્રેનિંગ સેશન અત્યારે બહુ થોડા લોકોને ટ્રેનિંગ આપી છે, એ લોકો પછી બાકીના લોકોને ટ્રેનિંગ આપશે અને એ રીતે આખું ચલાવવામાં આવશે. गुजरात के जूनागढ़ और देवभूमि द्वारका में मुस्लिम संगठनों द्वारा सामूहिक निकाह का आयोजन कर कई जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा गया. जूनागढ़ में गुजरात मुस्लिम एकता मंच द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया जिसमें 31 जोड़े शादी के बंधन में बंधे. इस सामूहिक शादी विवाह
में मुख्य मेहमान के रूप में विधायक इमरान खेड़ावाला, पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख, विसावदर के विधायक भूपत भायाणी, जूनागढ़ के पूर्व विधायक भीखा जोशी समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्य मेहमान के रूप में उपस्थित रहे पद्मश्री हीरबाई बेनका, सभी विधायकों और गुजरात मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष इम्तियाज पठान द्वारा शॉल ओढ़ाकर शील्ड देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज की 31 बेटियों को निकाह पढ़ाने के बाद कुरान शरीफ के साथ साथ भारतीय संविधान लिखी हुई किताब भी दी गई ताकि उन्हें भी भारतीय संविधान का ज्ञान मिल सके। देवभूमि द्वारका जिला के जामखंभाड़िया तालुका के नाना आंवला में भी सामूहिक विवाह आयोजित किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर 12 जोड़ों के निकाह करवाए गए। समस्त सुन्नी मुस्लिम समाज द्वारा छोटे से गांव में सामूहिक विवाह का आयोजन कर एक उम्दा मिसाल कायम की। समूह लग्नનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સમસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ જમાત, નાના આંબલા અને મોટા આંબલા અને નાના આંબલા ગ્રામ પંચાયત અને મોટા આંબલા ગ્રામ પંચાયત, તે પછી રોશનબેન ભાયા જે હાજીયાણી છે સલાયાના, એના ઉપક્રમે આજે આયોજન જે સમૂહ લગ્નનું કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 12 દુલ્હા અને 12 દુલ્હનનું નિકાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આજે શાંતિપૂર્વક ગ્રામજનોના આપણે જે ગ્રામજનોના સંયુક્ત ઉપક્રમે અમે જે આયોજન કર્યું, જે શાંતિપૂર્વક આજે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું। राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अरवली जिले के एक छोटे से गांव के बॉडी बिल्डर हर्षिल राठौड़ ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अहमदाबाद के कलोल में राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें अरवली जिले के बायड़ तालुका के हर्षिल राठौड़ ने नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। हर्षिल राठौड़ ने 60 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। जूनियर क्लास में बेस्ट लिफ्टर की ट्रॉफी और डेड लिफ्ट में भी हर्षिल ने जीत हासिल की है। लिफ्टिंग में 60 किलो वजन कैटेगरी में 200 किलो डेड लिफ्ट उठाकर जूनियर में हर्षिल ने नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। पावर लिफ्टिंग में 190 केजी स्क्वाट, 85 केजी बेंच प्रेस, 200 केजी डेड लिफ्ट, 475 केजी टोटल के साथ जूनियर पावर लिफ्टिंग की बेस्ट ट्रॉफी हर्षिल राठौड़ ने जीती है। बायड़ में रहने वाले राजेश राठौड़ के बेटे हर्षिल राठौड़ ने गोल्ड मेडल जीतकर राठौड़ परिवार का सम्मान बढ़ाया है, जिसके चलते परिवार के साथ साथ समाज और पूरे गांव में खुशी का माहौल है। अमदावाद खाते कलोल में रमायेली नेशनल पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में जूनियर कैटेगरी में बेस्ट लिफ्टरनो एवॉर्ड तथा जूनियर कैटेगरी में 60 किलो वजन वर्ग में गोल्ड मेडल जीतेल छूँ तथा रो पावर लिफ्टिंग में 200 केजी डेडलिफ्ट मारीने नेशनल रेकॉर्ड सर्ज्यो छे अने 190 किलो स्क्वॉट तथा 85 किलो बेंच प्रेस मारीने जूनियर में गोल्ड जीत्यो छे। गुजरात के वडोदरा में बसने वाले तड़वी समाज के मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए किताब वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वडोदरा में तड़वी एकता मंच द्वारा तड़वी समाज के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित किया गया। इस मौके पर 10वीं और 12वीं के छात्रों का सम्मान किया गया और साथ ही किताबों का वितरण भी किया गया। तड़वी समाज में शिक्षा के माध्यम से डॉक्टर, वकील और अन्य क्षेत्र में अपनी ड्यूटी निभा रहे कई अग्रणियों ने इस मौके पर उपस्थित रहकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव भी उपस्थित रहे। तड़वी समाज के जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुए हैं, उन सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। आ कार्यक्रमના માધ્યમથી સમાજના બાળકો, સમાજના યુવા પેઢીને ઉચ્ચ શિક્ષણ ને સમાજ શું છે, સમાજમાં સંગઠિત રહેવું જોઈએ, એ સંદેશો આપવામાં આવે છે। આ એક એવો કાર્યક્રમ છે કે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ અને વાલી બંને જે છે એ વધારેમાં વધારે ઉત્સાહિત થાય, પ્રોત્સાહન થાય, શિક્ષણને ઉત્તેજન મળે, તે માટેનો આ કાર્યક્રમ છે। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पूर्व डीजी ने अचानक खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और उनके घर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अपनी ही रिवॉल्वर से उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खंड के अपने घर में खुद को गोली मार ली। पूर्व आईपीएस अधिकारी की अचानक खुदकुशी से पुलिस बेड़े में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने उनके शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह सूचना प्राप्त हुई, चूँकि रिटायरमेंट के बाद भी संबंध हम लोग से रहा है। 25 वर्ष पुराना संबंध रहा है। मेरे आईजी जोन गोरखपुर हुआ करते थे 1998-99 में। मैं अपना पहला जिला कर रहा था एसपी के रूप में सिद्धार्थनगर। तब से एक संबंध बना, एक गार्जियन की तरह। दोनों का, सर का और मैडम दोनों का एक विशेष स्नेह रहा। बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान रहे। क्रिकेट टीम से जुड़े रहे। जब से हम लोग सेवा में आए 90 के दशक में, तब से IAS IPS की क्रिकेट टीम में हमेशा मेरा व्यक्तिगत बहुत रहा। हम लोगों ने साथ कई पारियां खेली, कमेंट्री की। एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान, इसलिए उनके इस असामयिक ये जो घटना हुई है वो स्तब्ध कर देने वाली है और विश्वास से परे कि DK शर्मा साहब भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब वो सब तो जांच का विषय है, ऐसा कुछ नहीं बता सकता मैं। हम सभी, पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस में कह सकता हूँ, जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, जो भी 1975 बैच के IPS अफसर DG रैंक से रिटायर हुए, एक जिंदा दिल इंसान, एक अच्छे अधिकारी, एक अच्छे इंसान, अच्छे लिखने पढ़ने में, हम सभी दिल से कष्ट में हैं। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। VNM के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और 498 नंबर के चैनल पर जियो टीवी फाइबर पर भी VNM टीवी को लगातार 24 घंटे देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।